Hello champions, how are you all? So today we are going to start with the additional depreciation. I hope आप लोगों ने अभी तक सारी चीजें पहले की जो भी हमने पढ़ी है बेसिक कॉन्सेप्ट हो या फिर पीजीपी का फर्स्ट लेक्चर हो, आप लोगों ने अच्छे से उसको रिवाइज किया होगा, नोट्स अपने बनाए होंगे। समरी नोट्स के साथ साथ आप लोग रिवाइज करते चल रहे होंगे। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द एडिशनल डेप्रिसिएशन टॉपिक। कल तक हमने देखा था नॉर्मल तरीके का डेप्रिसिएशन, आज हम देखने जा रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द एडिशनल डेप्रिसिएशन? ये कहता है कि कुछ हम ओवर एंड अबव द नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको डेप्रिसिएशन देंगे। ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन कब मिलेगा? देखो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो मिलता है वो तो मिलता ही रहेगा, बट अगर आप हमारी कुछ सर्टेन कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो तो ओवर एंड अबव द नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। कंडीशन क्या है? अगर देखो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या फिर आपका बिजनेस है कोई भी ट्रांसमिशन जनरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, पावर का। आइदर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे हो, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, डज नॉट मैटर, या फिर आप जनरेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पावर को, और आपने एक्वायर किया है और इंस्टॉल किया क्या, नई प्लांट मशीनरी। क्या नई होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, प्लांट मशीनरी। क्या बिल्डिंग बोली? नहीं। क्या फर्नीचर फिटिंग्स बोला? नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, वो भी कैसा, नया, एकदम ताजा ताजा होना चाहिए। तब आपको 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट आपको एज अ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। आपको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है उस प्लांट मशीनरी पर 15%, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ओवर एंड अबव दैट आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी साथ में मिलेगा। अंडरस्टूड? नाउ देखो क्या कहता है। अगर कोई एक असेसी है जो एंगेज करता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, मैन्युफैक्चर क्या करता हो, कुछ भी चीज, एनी आर्टिकल ऑफ थिंग, ठीक है ना, और इन द बिजनेस ऑफ क्या हो, जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। आइदर आप जनरेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एनीथिंग चलेगा क्या? आइदर सिर्फ और सिर्फ जनरेशन कर रहे हो चलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन कर रहे हो चलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रहे हो चलेगा क्या? यस, चलेगा। पर यहीं पे अगर आप देखोगे ना, जब हम एसएलएम मेथड में आएंगे, ऐसा नहीं लिखा होगा, कुछ डिफरेंट लिखा होगा। तो इसलिए डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसने क्या किया है, एक्वायर करा है और इंस्टॉल करा है क्या, नया प्लांट मशीनरी। क्या, नई प्लांट मशीनरी। तो जो फर्दर 20% होगा ना ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, वो अलाउड होगा आपको एज अ एडिशनल डेप्रिसिएशन। जो 20% होगा ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, वो आपको अलाउ होगा एज द एडिशनल डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? नाउ वेदर आई हैव सेड यू, देखो ना, यहां पर हमने कल जब डिस्कस किया था तब मैंने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है, बट ओनली कैरी फॉरवर्ड अलाउड कहां पर होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन में। वही वाली बात यहां पर लिखी हुई है कि जो 180 डेज से अगर हमने कम इस्तेमाल किया होता था तो 50% मिलता था, पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन में आप नेक्स्ट 50% आप अगली साल नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे ना, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन में आप कर पाओगे। कहता है अगर एसेट जो यूज होता है 180 डेज से कम, तो जो बैलेंस 50%, क्योंकि 50% इस साल आपने क्लेम कर दिया, तो जो बैलेंस 50% होगा ना, वो आप क्लेम कर पाओगे इन द नेक्स्ट ईयर, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में नहीं होता था वैसा इधर एडिशनल डेप्रिसिएशन में हो पाएगा। बताओ, ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर होती है क्या? टेल मी, ये वाली बात भी क्लियर हो गई? यस। नाउ अब बताता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कब नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप ये चीजें करोगे या फिर ये चीजें खरीदोगे, इस पर्पस के लिए खरीदोगे, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यू प्लांट मशीन नहीं होना चाहिए। आप सेकेंड हैंड खरीद के लिए आए, आप सेकेंड हैंड खरीद के ले आओ, क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन क्या लगाई हुई है, न्यू प्लांट मशीन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इंडिया में तो यूज ही नहीं हुई, हम तो आउटसाइड इंडिया यूज करके लाए थे, अब यहाँ पर आके हम यूज कर रहे हैं, तो यानी कि इंडिया में तो कभी यूज ही नहीं हुई, तो इंडिया के लिए तो सेकेंड हैंड हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता, मशीनरी यूज हो चुकी है ना, तो चाहे वो इंडिया में यूज हुई हो या बाहर, इंडिया के बाहर यूज हुई हो, अगर यूज हो चुकी है तो सेकेंड हैंड बन गई, इट इज नॉट अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अंडरस्टूड? इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी। ना, पॉइंट नंबर बी कहता है कि मशीनरी और प्लांट जो आपने ऑफिस प्रेमाइसिस में क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, या फिर आपने किसी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में इस्तेमाल कर लिए। मतलब देखो, मैंने कहा था नई प्लांट एंड मशीनरी लेकर आनी है, मैंने क्या किया, एक एसी खरीद लिया। एसी इज ऑल्सो प्लांट एंड मशीनरी। यस, मैंने एक एसी खरीद लिया, अपने घर पे लगा लिया। अच्छी बात है क्या? मैंने बिजनेस के नाम पे एसी खरीदा और अपने घर में इस्तेमाल कर लिया। अच्छी बात है क्या? नहीं। अब मैंने एसी खरीदा और मैंने अपने केबिन में लगा लिया अपने लिए। अच्छी बात है क्या? नहीं। कहता भैया आपका जब बिजनेस किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का, तो जो प्लांट है मशीनरी भी हम कह रहे हैं ना, तो वो एक ऐसी प्लांट है मशीनरी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग काम में हेल्प करे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करे। तो इसका मतलब है आप कोई भी ऐसी प्लांट है मशीनरी नहीं लगा सकते जो आप अपने ऑफिस के प्रेमाइसेस में लगा रहे हो या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में लगा रहे हो। ऐसी प्लांट मशीनरी यूज करना जो आपके बिजनेस में हेल्प करे, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हेल्प करे, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट, और एनी ऑफिस अप्लायंसेस,
और व्हीकल्स दैट आर द रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपने ऑफिस अप्लायंसेस खरीद लिए, वही जैसे मैंने बताया था एसी हो गया या फिर कुछ और चीजें, या फिर आपने क्या किया, व्हीकल खरीद लिया, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आप यहां से वहां तक अपने एम्प्लॉयज को सर्विसेज देते हो कि वो आपके घर से उठा के लेकर आएगा और आप उनके घर तक छोड़कर भी आएगी। ऐसी कार कैब आपने बुक कर ली, आपने कैब खरीद ली। आपने क्या किया, आप कह रहे हो न्यू प्लांट मशीनरी। कार इज ऑल्सो प्लांट मशीनरी ना, जो मेरे बिजनेस में यूज हो रही है, बट इट इज नॉट द पर्पस। आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन का वो पर्पस है क्या, नहीं। वो क्यों देना चाह रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन, कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाओ उस चीज से रिलेटेड, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली प्लांट मशीनरी होगी ना, सिर्फ उसी की डिडक्शन देगा। अदरवाइज आपको कोई फालतू की डिडक्शन आपको क्लेम करने नहीं देगा दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी दिस क्लियर नाउ। कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसकी आपको 100% कॉस्ट आपको ऑलरेडी अलाउ हो चुकी है एज अ डिडक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर आपको याद हो, नहीं भी याद होगा मैं बताऊंगा, सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 आगे जाके आप पढ़ोगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है कि अगर आपने कोई एसेट को यूज किया था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है, तो आपको उसकी 100% कॉस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 100% कॉस्ट की डिडक्शन आपको ऑलरेडी उसमें मिल जाएगी। तो जब आपने उसकी 100% कॉस्ट की डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, तो क्या उस पर और बेनिफिट देगी क्या सरकार, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगी। तो जब आपने ऑलरेडी उसकी कॉस्ट जीरो कर दी है, आपने 100% जो भी उसकी कॉस्ट थी उसका ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हो, पीएनएल में आप उसको डेबिट कर चुके हो, तो बचे हुए का आप ऐसे नहीं कर सकते, कुछ एसेट बची नहीं ना। देखो ना, आपने 100 लाख रुपीज की कोई एसेट ली थी, पूरा का पूरा आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो अब आपके पास एक तरह से असेट की वैल्यू ही नहीं बची, तो उस पर क्या डेप्रिसिएशन होगी, हमने तो 100% कॉस्ट की दे दी ना डिडक्शन आपको, 100% कॉस्ट ही आप पीएनएल से डेबिट कर लो। तो अब आपके डेप्रिसिएशन धीरे धीरे करोगे क्या, नहीं, हमने एक साथ ही आपको 100% डिडक्शन दी थी ना। तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, दैट अगर आपको 100% ही डिडक्शन मिल चुकी है किसी भी प्रीवियस ईयर में अंडर द हेड पीजीपी, तो मत लेना यहाँ पर एडिशन डेप्रिसिएशन भी। अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो याद रखना इस वाले पर्टिकुलर केस में ना 100% जहां ले चुके हो, सेक्शन नंबर 35 जब पढ़ोगे ना, तब उसमें पढ़ोगे कि इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। तब इस पर नॉर्मल तरह का डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी आप 100% कॉस्ट की डिडक्शन ले चुके हो, तो आपको ना नॉर्मल मिलेगा ना एडिशनल मिलेगा। बोलो क्या ये चारों पॉइंट आपको समझ आते हैं। पहला पॉइंट तो बहुत ईजी है कि भाई न्यू प्लांटर मशीनरी बोलिए तो सेकेंड हैंड तो लेना ही लेना मत, ठीक है। बी वाला पार्ट क्या कहता है, कुछ भी ऑफिस प्रीमाइस में या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में मत यूज करना, ऑफिस अप्लायंसेस मत खरीदना, कोई व्हीकल्स मत खरीदना, और ऐसी कोई प्लांट मशीनरी जिसकी ऑलरेडी आप 100% कॉस्ट की डिडक्शन ले चुके हो, तो अब एडिशन डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। पर सुनो, एक बात इंपॉर्टेंट है, या तो तुम प्रिंटिंग का बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रिंटिंग के साथ साथ पब्लिशिंग भी कर रहे हो, प्रिंटिंग कर रहे हो या फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कर रहे हो, तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मानते हैं और इस पे एलिजिबल होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। बट क्या ओनली पब्लिशिंग अलाउड है क्या, यहाँ पर देखो ना, प्रिंटिंग अलाउड है, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अलाउड है, बट क्या ओनली पब्लिशिंग अलाउड है क्या, जल्दी बोलो, ओनली पब्लिशिंग अलाउड है क्या, जी नहीं, ओनली पब्लिशिंग यहां पर अलाउड नहीं है। अगर सिर्फ आपका काम क्या है, सिर्फ पब्लिशिंग करते हो, तो इधर एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आप अलाउड नहीं हो, ठीक है। फिर कहता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ डब्ल्यूडीबी मेथड पे मिलता है, एसएलएम मेथड पर नहीं मिलता है, ठीक ना। फोकलिफ्ट ट्रक्स और क्रेन जो होते हैं ना, जो फैक्ट्री में यूज होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मानी जाती हैं, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मानी जाती है का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सबसे पहले समझो कि फोकलिफ्ट ट्रक और क्रेन्स क्या होते हैं। तो क्रेन्स तो आप समझते हो, फोकलिफ्ट ट्रक्स क्या होते हैं, आपने देखा बड़ी बड़ी फैक्ट्री जब होती हैं जिनमें बहुत एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह पे ले जाना होता है, वो बहुत भारी भारी सामान होता है, तो एक छोटी सी पतली सी क्रेन टाइप्स होती है जो इधर से सामान आगे से उठाती है और दूसरी जगह लेके जाके उधर उधर रोक देती है, उधर छोड़ देती है वो वाले सामान को, तो उसको कहते हैं फोकलिफ्ट ट्रक्स, ठीक है ना। वो यहां से सामान उठाएंगे और दूसरी जगह जाके रख देंगे। किस काम के लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के काम के लिए आ रहे हैं, आपके फैक्ट्री के अंदर अंदर काम के लिए आ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, किसी आदमी को यहाँ से छोड़ने या मतलब घर से लेने और घर पर छोड़ने नहीं जा रहे, जो आपके एम्प्लॉयज के लिए आपकी फैक्ट्री के अंदर काम आ रहे हैं, फैक्ट्री के पर्पस के लिए काम आ रहे हैं। तो वेदर इट इज फोकलिफ्ट ट्रक्स हो या फिर छोटी छोटी ऐसी क्रेन्स हो जो फैक्ट्री में यूज हो रही हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मानते हैं और उस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हो। अंडरस्टूड, चलो।
ना कहता है कि अगर आपने असेंबल करवाई है मशीनरी तो भी तो भी आपको अलाउ होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। असेंबल करवाई है मशीनरी क्या मतलब, देखो हमने क्या बोला था कि नई प्लांट मशीनरी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ले आऊं इकट्ठी, जैसे मार्केट में गया, मार्केट में एक प्लांट मशीनरी मुझे मिल रही थी पूरी की पूरी, बनी हुई मिल रही थी, तो मैं उसी को उठा के ले आया। एक काम तो मेरा ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने उस मशीनरी में लगने वाला हर पार्ट अलग से सेपरेटली परचेज किया, अलग अलग कंपनी का परचेज किया, और फाइनली अपने ऑफिस में लाके, अपने फैक्ट्री में लाके उसको असेंबल करवा के एक फाइनल एक प्लांट मशीनरी बनवाई। ठीक है ना, तो ये क्या किया मैंने, उसे असेंबल करवाया। जैसे आप लोग कंप्यूटर वगैरह भी असेंबल करवाते थे ना पहले के जमाने में, आज आज भी काफी चलता है कि हम मॉनिटर अलग ले आए, कीबोर्ड किसी अलग कंपनी का लिया है, सीपीयू अलग कंपनी का लिया है, एंड देन उन सबको जोड़ के हमने एक कंप्यूटर बना लिया। दिस इज व्हाट द असेंबल्ड मशीनरी इज। अगर आप ऐसा कोई असेंबल्ड वाली मशीनरी लेकर आते हो तो क्या उस पर एडिशन डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? जी हाँ, मिलेगा। ठीक है ना। क्या कहता है देखो, इट इज अवेलेबल फॉर द प्लांट मशीनरी नॉट फॉर द फर्नीचर और फिक्सर। ये वाली बात मैं ऊपर अभी डिस्कस करके आया था। एक न्यू प्लांट मशीनरी बोला है, बिल्डिंग नहीं बोला, फर्नीचर फिक्सचर नहीं बोला। क्या बोला, क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ प्लांट मशीनरी बोला, फर्नीचर फिक्सचर वगैरह मत करना। और ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम बेनिफिट होता है, हर साल नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसे आपको हर साल मिलता है ना, नहीं। ये सिर्फ जिस साल आप परचेज करोगे उस साल के लिए बेनिफिट है। जिस साल आप परचेज करके इसको इंस्टॉलेशन पर लगा दोगे सिर्फ उसी साल के लिए बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल ये मिलता रहेगा। इट इज ओनली अ वन टाइम बेनिफिट। अंडरस्टूड। एक बार क्लेम कर दिया तो दूसरी बार आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अब देखो जहां पर भी ऐसे ये ब्लू कलर से जो भी लिखा होगा ना, इसका मतलब है ये इंटरलिंकिंग है। इंटरलिंकिंग यानी कि जब आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब एग्जाम टाइम में आप जब रिवाइज करोगे, तब आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ आएगी। तब आप लोग इसको अप्रिशिएट कर पाओगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि जब आप चैप्टर नंबर 9 पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 9 में 115 बी ए बी ए बी बी ए डी बी ए बी ए सी ये सब पढ़ोगे, तो उधर है ना, तब आप चैप्टर नंबर 9 में ये वाली बात पढ़ोगे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, वो इन वाली स्कीम्स पर मिलता ही नहीं है। तो मैंने यहीं पर आपको वो एडिशनल पॉइंट्स में लिख दिया है कि जब आप इस चैप्टर को, जब आपने 9 चैप्टर पढ़ लिया होगा और जब आप एग्जाम टाइम पे इसको रिवाइज कर रहे होगे, तब आपको वो वाली बात लिंक हो जानी चाहिए कि 115 बी ए बी में या फिर बी ए डी बी ए में एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही नहीं है। और जब आप प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग की बात कर रहे होंगे ना, जिसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन एलिजिबल होता है, ये भी आपको 115 बी ए बी से कहीं ना कहीं जाके रिलेट होगा। जब आप वो पढ़ोगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक करी हुई है मैंने ऑलरेडी। तो जब ये आपके लिए नोट्स है ना, लास्ट डे के लिए बनाया गया है प्रॉपर, तो जब आप लास्ट डे पर पढ़ोगे ना, हर चीज आपको इंटरलिंक होगी। अभी सारी चीजें नहीं इंटरलिंक कर पाओगे क्योंकि अभी आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी नहीं है। व्हाट इज 115 बी ए बी ए डी बी ए, जब आप लोगों ने पढ़ाई नहीं है तो अभी आपको इंटरलिंक नहीं होगा। बट जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, जब तब आप इन नोट्स को देखोगे, तब आपको ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू। ओके, नाउ आगे बढ़ जाऊं मैं। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज द अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये समझना जरूरी है। आओ जी, नोट्स पर आओ। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सपोज करो मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 में प्रॉफिट आता है 100 लैक्स का। हम्म। यस। तो मुझे प्रॉफिट आता है 100 लाख रुपीज का। उस पर देखो डेप्रीसिएशन ना, इस साल का मेरा डेप्रीसिएशन भी कुछ था। डेप्रीसिएशन कितना, ये सपोज करो आफ्टर एक्सपेंसेस 100 करोड़ 100 लाख रुपीज का मेरा प्रॉफिट आता है। और डेप्रीसिएशन मैंने देखो नई कुछ मशीनरी खरीदी थी, नया और सामान खरीदा था, तो डेप्रीसिएशन इस साल हो गया ज्यादा। सपोज करो 125 लाख रुपीज का डेप्रीसिएशन आया। अगर मैं प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो यानी कि 25 लाख रुपीज का मुझे हो गया लॉस। बोलो, समझ आता है क्या? बट ये लॉस को लॉस नहीं बोल सकता मैं। इस लॉस को मैं लॉस नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि देखो, ये लॉस मेरे एक्सपेंसेस की वजह से आ रहा है क्या? ये वाला लॉस मेरे एक्सपेंसेस की वजह से आ रहा है? नहीं। देखो, आफ्टर एक्सपेंसेस तो मेरे को प्रॉफिट ही था 100 लाख रुपीज का, बट ड्यू टू द डेप्रिसिएशन मुझे ये लॉस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जो डेप्रिसिएशन मेरे पास 125 लाख रुपीज का था,
ये जो डेप्रिसिएशन था मेरे पास 125 लाख का, ये पूरा एब्जॉर्व नहीं हो पाया मेरे प्रॉफिट से। यानी कि देखो सिर्फ 100 लाख रुपीज एब्जॉर्व हो पाया, 25 लाख रुपीज एब्जॉर्व नहीं हो पाया। हाँ जी सॉरी, थोड़ा गला खराब है। सुनो, क्या कह रहा हूं मैं। डेप्रिसिएशन 125 लाख रुपीज का था, प्रॉफिट मेरा 100 लाख रुपीज का था, ठीक है। मेरा डेप्रिसिएशन एब्जॉर्व कितना हो पाएगा, मैक्स टू मैक्स 100 लाख रुपीज का विद द प्रॉफिट। यानी कि जो 25 लाख रुपीज का मेरा डेप्रिसिएशन है वो एब्जॉर्व नहीं हो पाया इन माई प्रॉफिट्स। समझे क्या ये बात। मेरा लॉस नहीं है ये, लॉस होता तो ड्यू टू एक्सपेंडिचर्स होता। मेरा हो सकता था प्रॉफिट आता मेरे 100 लाख रुपीज का, मेरा एक्सपेंडिचर हो जाता 200 लाख रुपीज का, तो जो 100 लाख का जो नेगेटिव फिगर आती वो मेरा लॉस होता। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर समझो ना, ये जो लॉस आ रहा है वो ड्यू टू डिप्रिसिएशन आ रहा है, कि मेरा जो डिप्रिसिएशन था 125 लाख रुपीज का, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्व नहीं हो पाया मेरे प्रॉफिट के साथ। दैट इज वाई ये 25 लाख रुपीज का मेरे को लॉस दिख रहा है। तो इस लॉस को हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। समझे क्या। मैं दूसरी चीज बताऊं क्या। देखो, दूसरी चीज की बात करूं, सपोज करो मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 में मेरी टोटल सेल्स होती है, टर्नओवर बताओ, देखो मैं टर्नओवर की बात करता हूं। टर्नओवर मेरा आता है 200 लाख रुपीज का, ठीक है। इसमें से मेरा डेप्रीसिएशन कितना आता है, मेरा डेप्रीसिएशन कितना आता है, सपोज करो मेरा डेप्रीसिएशन आता है 50 लाख रुपीज का। डेप्रीसिएशन एब्जॉर्ब हो गया क्या पूरा, यस। 150 लाख रुपीज का क्या आता है मेरे पास, बैलेंस बचता है। इसमें से मेरे सारे एक्सपेंसेस में हटा दूं, सपोज करो मैं सारे एक्सपेंसेस हटा दूं, ओके। एक्सपेंसेस मेरे आते हैं 200 लाख रुपीज के। यानी कि अब जो मुझे लॉस आ रहा है ना, ये 50 लाख रुपीज का, ये लॉस कहलाया जाएगा मेरा क्या, बिजनेस लॉस। क्या कहलाया जाएगा, बिजनेस लॉस। अंडरस्टूड। क्या कहलाया जाएगा, बिजनेस लॉस। पहली बात, ये वाली बात क्लियर हो गई ना। अब हमारा लॉ क्या कहता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में। कहता है देखो, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी था कि नहीं था। हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन में देखा था कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना इज अ मैंडेटरी थिंग, यस। बट यहां पर ये क्या, ये 25 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन क्लेम हो पाया, नहीं हो पाया। तो सरकार कहती है इट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, यस। अब इसको क्लेम करना तो मैंडेटरी है ही। आप ये तो नहीं कह सकते कि 25 लाख रुपए क्लेम नहीं कर पाएंगे अब हम। नहीं, क्लेम करना तो मैंडेटरी है, क्योंकि मेरे को 125 क्लेम करना था। मैं क्लेम कितना कर पाया, ड्यू टू माई प्रॉफिट लेस प्रॉफिट विच इज 100 लाख रुपीज, यानी कि 25 लाख रुपीज मुझे अभी भी क्लेम करना बाकी है। सरकार सिंपल सी बात कहती है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना, इसको आने वाले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो, आगे भेजते रहो। जिस साल भी प्रॉफिट ज्यादा हो उस साल इसको सेट ऑफ कर दो, उस साल इसको सेट ऑफ कर दो। सर बट कितने साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड करें, सरकार कहते हैं इनडेफिनेट पीरियड के लिए करो, इनफाइनाइट पीरियड के लिए करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक ये एब्जॉर्व ना हो जाए इसको कैरी फॉरवर्ड करते जाओ। हम नहीं कह रहे कि इसकी लिमिट 4 साल है या 8 साल है, 8 साल में करना ही करना है, नहीं। जब तक नहीं हो रहा करो, क्योंकि हम तो कह रहे हैं इसको करना, आपको क्लेम करना मैंडेटरी है। जब मैंडेटरी है क्लेम करना, तो फिर जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तब तक इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो। अच्छा, अब समझो ना, इसको होता है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ, प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ। एक साल में मेरे पास देखो डेप्रिसिएशन भी होगा, किसी साल मेरे को पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड होते हुए बिजनेस लॉस भी आ रहा होगा, क्योंकि यहां भी तो देखो ना, ये बिजनेस लॉस आया था 50 लाख रुपीज का, ये भी मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। बट सरकार इसको क्या कहती है, ये सिर्फ 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये कितने साल तक, ये इनफाइनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और ये 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और थर्ड चीज क्या हो सकती है, मेरे पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आ सकता है पिछले सालों का, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ हो। तो मेरे पास ये तीन तीन चीजें हैं। तो सरकार कहती है प्रायोरिटी, किसको पहले सेट ऑफ करोगे और किसको बाद में सेट ऑफ करोगे। सो दिस शुड बी द प्रायोरिटी, दिस शुड बी द प्रायोरिटी। ये होगा आपका करंट ईयर का। अब ये प्रायोरिटी क्यों आई, इस प्रायोरिटी का लॉजिक क्या है कि फर्स्ट आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करोगे, देन ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस करोगे, एंड देन ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन करोगे। इसका मतलब समझो, देखो, ये डेप्रिसिएशन क्लेम करना तो होता है मैंडेटरी,
तो सबसे पहले तो इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करो। ये सेट ऑफ हो जाए पूरा तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसको सबसे पहले सेट ऑफ करने की कोशिश करो, क्योंकि ये मैंडेटरी थिंग है। बचा ब्रॉड फॉरवर्ड थिंग, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन बचा या फिर बिजनेस लॉस बचा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या एब्जॉर्व करना चाहिए? हमें सबसे पहले एब्जॉर्व करना चाहिए बिजनेस लॉस को। क्यों? क्योंकि भैया ये 8 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसकी लाइफ ही 8 साल है, तो 8 साल के अंदर अंदर जितना एब्जॉर्व हो जाए बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रायोरिटी सबसे पहले इसको दी जाएगी, भैया तू 8 साल के अंदर एब्जॉर्व हो जा। बचा क्या लास्ट में? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिकॉज इसको लास्ट में क्यों रखा गया? अरे इसकी लाइफ तो इनफाइनाइट है ना, ये तो एन नंबर ऑफ ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कभी भी सेट ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये अगर 8 साल में सेट ऑफ नहीं हो पाया तो फिर आगे हमें कभी इसका डिडक्शन मिल भी नहीं पाएगा। इसलिए इसको पहले पॉइंट नंबर 2 में इसलिए इसको रखा गया कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 8 साल में एक्सपायर होने वाला है, पहले उसको सेट ऑफ कर लो एंड देन बाद में इसको सेट ऑफ करना। और बहुत लॉजिकल है कि नहीं है कि पहले क्या सेट ऑफ करना बाद में क्या सेट ऑफ करना है? बहुत लॉजिकल। आप लोग भी यही करते हैं ना भाई, जो चीज जल्दी खत्म होने वाली है उसको सेट ऑफ करो। घर में होता है ना कि कोई चीज जल्दी एक्सपायर होने वाली होती है तो उसको पहले खत्म करते हो कि नहीं करते हो? बाद में दूसरी सब्जियां खाओगे, पर जो सब्जी पहले एक्सपायर होने वाली होगी या फिर खराब होने वाली होगी, आप उसको पहले खत्म करते हो कि नहीं करते हो? वही चीज है यहाँ पर भी। तो आपको जो मैंडेटरी है खाना ही खाना है, वो तो खाओगे ही खाओगे। बचा जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से जो जल्दी खराब हो रहा है, मतलब जो खराब हो सकता है 1-2 दिन में, पहले उसको खत्म कर लो। बाकी जो खराब नहीं है, जो वैसा आइटम है नॉर्मल, वो तो आप कभी भी खा सकते हो। वैसे ही यहाँ पर इसको सेट ऑफ का प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, समझो। आ जाओ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। Unabsorbed depreciation can be carried forward infinitely and can be set off under any head except the salary. Except salary, you can set off with any other head. Okay? चाहे पीजीपी से सेट ऑफ कर लो, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, हाउस प्रॉपर्टी से, डज नॉट मैटर, बट सैलरी से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। Now, in the next years, while adjusting the brought forward unabsorbed depreciation, कुछ आपको प्रायोरिटी दिमाग में रखनी होगी ऑफ द सेट ऑफ। फर्स्ट क्या होगा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना, देन आपको ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस मिलेगा, उसके बाद आपको ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मिलेगा। नाउ दीज टू आर आल्सो द इंटरलिंकिंग पॉइंट, इसको भी समझ लो। कहता है यूएडी इज द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन can be set off even if the business is no longer pertains to exist. What does it mean? सपोज मैंने आज बिजनेस किया था, ठीक है, मेरा बिजनेस 4 महीने चला, 4 महीने बाद मेरा बिजनेस हो गया बंद। पर जब मैं रिटर्न भरने जा रहा हूं तब बताओ ना, मेरा क्या बिजनेस एग्जिस्टिंग है? मेरा बिजनेस तो एग्जिस्टिंग ही नहीं है। तो क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो पिछले साल का चलता हुआ आ रहा था, क्या मैं उसको आज क्लेम कर सकता हूँ, उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ अपने जो 4 महीने की इनकम है उससे भी? यस, मैं कर सकता हूँ। चाहे मेरा बिजनेस एग्जिस्टिंग नहीं हो तो भी मैं कर सकता हूँ। क्या? यस, मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ। पहली बात क्लियर? यस। दूसरी बात सरकार क्या कहती है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। जैसे डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी था ना, तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है? वही है, डेप्रिसिएशन है जिसे क्लेम करना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो सरकार यही कहती है, चाहे रिटर्न भरी हो नहीं भरी हो, वी डू नॉट केयर। रिटर्न लेट भरी हो, रिटर्न समय पर भरी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हमने कह दिया कि मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी, आपको क्लेम तो करना ही करना पड़ेगा। वैसे यूजुअली आपको कभी अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको काफी सारे लॉसेस, जितने भी लॉसेस होंगे ना, सब लॉसेस को बोला जाएगा कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न पर अपनी रिटर्न भरना, तभी अलाउ करेंगे। बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जिसको बोला जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने रिटर्न भरी हो नहीं भरी हो हमें कोई मतलब नहीं है, समय पर भरी हो या आफ्टर द ड्यू डेट भरी हो हमारे को कोई मतलब नहीं है। हम हर केस में आपको एडिशनल, आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन तो देने ही वाले हैं। बोलो ना, क्या आप लोगों को ये वाली बात भी क्लियर होती है क्या? दोनों चीजें, ये सेट ऑफ में पढ़ोगे आप पॉइंट नंबर 2, और ये वाला आपको यहाँ भी सेट ऑफ में ही मिलेगा। दोनों चीजें आपको सेट ऑफ वाले चैप्टर्स में जाके मिलेंगी। बोलो, इतनी बात आप लोगों को और क्लियर हो जाती है क्या? डन। मैं आगे बढ़ूं? यस। आ जाओ रिटन डाउन वैल्यू पर, दैट इज सेक्शन नंबर 43(6). वे क्या कहता है रिटन डाउन वैल्यू? अच्छा, बचपन की आदत ताजा करोगे थोड़ी सी, क्लास 11th में आओगे क्या? रिटन डाउन वैल्यू कैसे निकालते थे? कोई भी एसेट की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होती थी, रिटन डाउन वैल्यू ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, उसमें क्या करते थे आप? इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाती थी क्या? बताओ ना। यही करते थे। अच्छा, जब मैंने कोई एसेट नहीं परचेज करी होती, नई नई ताजी ताजी एसेट परचेज करी होती थी, या फिर मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन होता था, तो क्या करता था? कॉस्ट में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता था, तो मेरे को क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिलती थी क्या? बोलो ना। यही होता था ना? लिखा भी देखो वही है। डब्ल्यूडीवी का क्या मतलब होता है? एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन जो मिला आपको वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा?
क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मुझे मिलेगी। ठीक है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिलेगी। अच्छा, बट एक बात सुनो ना, डब्ल्यूडीवी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन थोड़ी ना क्लेम कर पाओगे कभी भी। अरे, कॉस्ट से ज्यादा क्या डेप्रिसिएशन कभी क्लेम कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते ना। डेप्रिसिएशन आपको कॉस्ट पर ही तो मिलता है, कॉस्ट का परसेंटेज ही तो मिलता है। तो क्या कॉस्ट से ज्यादा कभी भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं। तो क्या कभी भी डब्ल्यूडीवी नेगेटिव हो सकती है क्या? जी नहीं, क्या नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वही वाली बात तो देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन में पॉइंट नंबर डी बोल रहा था कि जिसकी आपने ऑलरेडी 100% डिडक्शन ले ली है, यानी कि ऑलरेडी आप जीरो करके ले आए। मैंने 100 करोड़ की सपोज मशीन ली थी, उसकी 100 करोड़ की मैंने पूरी की पूरी डिडक्शन ले ली, बचा मेरे पास जीरो। तो क्या उसकी मैं और आपको एडिशनली डेप्रिसिएशन दूंगा क्या? जी नहीं, नहीं दे सकते, क्योंकि डब्ल्यूडीवी कैन नेवर बी नेगेटिव। लिंक हुआ क्या दोनों चीजों से? समझ आ गया? नाउ WDV in the hands of successor is equal to the WDV in the party succeeded to। मतलब क्या है? मतलब समझो क्या है। आपके फादर थे, हैं मतलब, ठीक, वो एक उनका एक बिजनेस था, उन्होंने अब वो बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया। ठीक, आपके नाम पर हो गया वो बिजनेस। ठीक, अब मेरी बात सुनो, फादर जब तक वो बिजनेस चला रहे थे, उनके पास कुछ एसेट्स थी। यस, उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, उसकी कुछ डब्ल्यूडीवी रही होगी। और जब वो बिजनेस आपको ट्रांसफर किया गया, तो जो उन एसेट्स की डब्ल्यूडीवी उस समय थी जब आपके फादर थे, वही सेम डब्ल्यूडीवी अब आपके हाथ में होगी। अब आपकी वो डब्ल्यूडीवी ओपनिंग बन जाएगी, उस पर आप डेप्रिसिएशन लेना, देन क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा। समझे? ऐसा नहीं है कि वो अब आपके लिए नया बिजनेस हो गया, मैं सब कुछ नए से शुरुआत करूंगा, सब ओपनिंग ओपनिंग कॉस्ट ले लूंगा, फिर ओपनिंग कॉस्ट पे फिर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो उनके हाथ में डब्ल्यूडीवी थी, वही अब आपके हाथ में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगी। समझ गए? उनके हाथ में जो क्लोजिंग थी, वो आपके हाथ में अब ओपनिंग बन जाएगी। उसी के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना। तो अगर ओनर बदल जाए, उससे क्या डब्ल्यूडीवी बदलता है क्या? जी नहीं, डब्ल्यूडीवी नहीं बदलेगा, डब्ल्यूडीवी वही रहेगा। बोलो ना, आप लोगों को ये वाली बात भी समझ आ जाती है क्या? जल्दी से बोलो। ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट समझो, अगर आपके पास कोई इनकम ऐसी है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, पीजीपी की इनकम भी आती है, यानी कि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो, जो बिजनेस ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत जो कंपोनेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम है, थोड़ा बहुत कंपोनेंट क्या, पीजीपी इनकम है। पर हम मैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं भाई? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलना चाहिए। और मेरा जो बिजनेस इनकम है, उस पर डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बट सरकार क्या कहती है, ऐसे केसेस पे अज्यूम करना कि आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, तो टोटल डेप्रिसिएशन निकालना, जैसे कि जो आपकी एंटायर इनकम है ना, इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर इनकम, वो भी बिजनेस से ही आई है, तो पूरी एंटायर इनकम पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना, वो आप ले लेना। समझे क्या? तो यानी कि वो कह रहा है कि आप एग्रीकल्चर इनकम से कमाओ या फिर नॉर्मल बिजनेस से कमाओ, आपको ये मानते हुए चलना है कि एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं। टोटल करो, टोटल पे जो डेप्रिसिएशन आए क्लेम कर लेना। समझे क्या? वेयर द इनकम of the assessee is derived partly from agriculture and partly from business. Now what is the partly from agriculture, partly from business? When it ये केसेस कब आएंगे, ये हम रूल नंबर 8 में देखेंगे। 7A 7B एंड रूल नंबर 8 ऐसे लाइन से चलेंगे, वो हम देखेंगे आज ही के सेशन में। ठीक है, तो कोई भी इनकम है जिसमें कि पार्टली एग्रीकल्चर से आ रही है, पार्टली बिजनेस से आ रही है, तो जब आप डब्ल्यूडीवी कंप्यूट कर रहे होंगे ना, तो आप टोटल डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन होगा ना, उसको ऐसे कंप्यूट करना जैसे कि आपकी एंटायर इनकम जो है ना, वो बिजनेस से ही डिराइव हुई है। एंड सच डेप्रिसिएशन शैल बी डीम्ड टू बी डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। उसको माना जाएगा कि डेप्रिसिएशन आपको एक्चुअली मिल गया है, उसको आप एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करोगे तो आपको डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी। बोलो, क्या आप लोगों को ये वाली बात भी बहुत आराम से इजीली समझ आ गई? यस। नाउ पॉइंट नंबर 4, अगेन ब्लू में, यानी कि अगेन कुछ ना कुछ इंटरलिंकिंग है। अभी आपके पर्पस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पर्पस के लिए, पीजीपी पर्पस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? अगर कोई मेरी एलएलपी थी, वो ट्रांसफर कर देता, सपोज कर, सॉरी, अगर मेरी कोई क्या थी, पब्लिक कंपनी थी, वेदर इट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, अब वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ एलएलपी। पहले मेरी पब्लिक कंपनी थी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी, अब वो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है। तो एलएलपी के हाथ में कौन सी डब्ल्यूडीवी मानी जाएगी? अरे भाई, जो डब्ल्यूडीवी इन द पार्ट ऑफ इन द हैंड्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के हाथ में जो भी डब्ल्यूडीवी होगी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, एलएलपी के हाथ में वो क्या बन जाएगी? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। क्या यही वाला लॉजिक है कि पॉइंट नंबर 2 वाला लॉजिक की पॉइंट नंबर 4 में लग रहा है क्या? यस, बट इसमें इंटरलिंकिंग क्या है सर? फिर
इंटरलिंकिंग ये है कि जब आप कैपिटल गेन पढ़ोगे ना, तो कैपिटल गेन में एक सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 47, जिसमें कई सारे सब सेक्शन होंगे, और वो बोल रहा होगा कि इसको इस सेक्शन के अंदर यानी 47 के अंदर लिस्ट दी हुई है, अगर आप ऐसे ऐसे ट्रांसफर करते हो, यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी जब एलएलपी में कन्वर्ट होती है ना, तो इसको हम ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स नहीं मानते। अगर हम ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स नहीं मानते ना, तो इस पर कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो इसलिए लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 47 बोलता है कि हम इन ट्रांसफर को एग्जम्प्ट ट्रांसफर मानते हैं, यानी कि इस पर हम कैपिटल गेन्स नहीं लगाते। बट क्या ये वाली बात आपको एक्चुअल कॉस्ट पीजीपी में समझने के लिए काम आएगी क्या? यस, की एक्चुअल कॉस्ट उसके हाथ में क्या होगी, एलएलपी के हाथ में। दिस इज व्हाट द इंटरलिंकिंग इज। आपको इसी के साथ उसकी इंटरलिंकिंग भी मिल गई कि व्हाट सेक्शन नंबर 47 13 बी इज से। अंडरस्टूड? इतनी बात क्लियर होती है तो जल्दी से बोलो, 1 मिनट का समय लो, यहां से यहां तक जो भी हमने पढ़ा ना आज, एडिशनल डेप्रिसिएशन से लेकर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूडीवी, वो 1 मिनट में जल्दी से इसको रिवाइज करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है? यस, सो आगे बढ़। चलो, अभी तक आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। साथ ही साथ देखो, रिवाइज करते हुए चलोगे ना, तो आराम से आपको लास्ट 1.5 डे में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो प्लीज अभी से लेक्चर्स तो देख रहे हो, पर 1.5 डे की तैयारी करते हुए चलो। अगर आप 1.5 डे की तैयारी आज से करते हुए चलोगे ना, तब वहां पर आपको इतना वास्ट सिलेबस भी बहुत आराम से इजीली आप लोग कवर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, सेक्शन है आपका 43(1), जो टॉक अबाउट करता है किस मतलब सॉरी, जो बात करता है एक्चुअल कॉस्ट के बारे में। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट क्या है? देखो ना, यहाँ भी सेक्शन नंबर, जब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, तो उसने कहा था जो 20% मिलेगा ना, किसका मिलेगा? एक्चुअल कॉस्ट का। तो एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअली है क्या, ये वाली बात समझना जरूरी है। और रिटन डाउन वैल्यू जब हम बात कर रहे थे, तब भी वो कह रहा था कि आपका एक्चुअल कॉस्ट में से ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो सबसे बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्चुअल कॉस्ट है क्या। तो कहता है देखो, एक्चुअल कॉस्ट वैसे वो कॉस्ट है जो आप किसी भी सामान को खरीदने में इनकर करते हो। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आप सामान को खरीदने में इनकर करते हो, वो सारी कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है? एक्चुअल कॉस्ट। सपोज करो, मैं कहता हूं कि मशीनरी है, मैंने खरीदी, उसकी मुझे मार्केट में वैल्यू पड़ी थी सपोज 100 लाख रुपीस। बट एक बात और थी, क्या थी? कि सपोज करो, सब्सिडी, उस मशीन को खरीदने पर सब्सिडी मुझे गवर्नमेंट ने दे दी। कितने की दे दी? 10 लाख रुपीस की। अच्छा, मुझे एक सब्सिडी और मिल गई, कहां से मिली? किसी एक एनजीओ ने दे दी, सपोज करो 10 लाख रुपीस की। ठीक है? तो यानी कि मेरी जेब से पैसा कितना गया? मेरी जेब से पैसा तो 80 लाख रुपीस ही गया। तो मेरे लिए 80 लैक्स बनेंगे क्या? एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि ऐसी कॉस्ट जो मैंने इनकर करी है, उसमें से वो सारी चीजें हटा दो जो मुझे कहीं से मिल गई हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और ने मेरे बिहाफ पे खर्चा कर दिया है, तो उसको हटा दो, बचा हुआ क्या हो जाती है? मेरी एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा बस याद करना एफ आर, थोड़ी थोड़ी सी देर बस अपने दिमाग को कष्ट देना और याद करना क्या? एफ आर। अच्छा, एफ आर में आप लोग एक पढ़ते हो कि इंड AS 23, दैट इज अ बोरोइंग कॉस्ट। पढ़ते हो क्या ऐसे? बोरोइंग कॉस्ट।
अच्छा, उसमें एक बात कही जाती थी, बोरोइंग कॉस्ट हो, बोरोइंग कॉस्ट में एक बात कहते थे, और साथ में इंड एएस 16 था, पीपीई के बारे में बात करता था। अच्छा, इन दोनों को जब पढ़ते थे तो इन दोनों में एक बात कहती थी कि जो भी खर्चे आप कर रहे हो, टिल टिल पुट टू यूज द एसेट, एसेट को पुट टू यूज कंडीशन तक लाने के लिए जो आपने खर्चे किए, वो सारे के सारे खर्चे क्या होते थे, कैपिटलाइज हो जाते थे, कैपिटलाइज हो जाते थे इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, इन कॉस्ट ऑफ एसेट। बोलो, क्या आप लोगों को ये वाली चीज याद आ रही है? क्या एफ आर में पढ़ते थे क्या? इंडियस 23 हो या फिर इंडियस 16 हो? यस। अच्छा, इंडियस 16 में ही एक और बात पढ़ते थे, इंडियस 16 में ही एक और बात पढ़ते थे कि देखो ना, अगर कोई ट्रायल रन से मिलने वाली रन ट्रायल रन से मिलने वाली कोई भी अगर सेल प्रोसीड्स है, सेल प्रोसीड्स जो मेरे ट्रायल रन से मिली, वो नेगेटिव हो जाती थी, यानी कि वो मेरी कॉस्ट से, जो मेरी एसेट थी उसकी कॉस्ट से माइनस हो जाती थी, क्योंकि वो मुझे पैसा मिल गया। मैं बार बार रन क्यों लिख रहा हूँ भाई? रन। ओके, पीने का कोई वो नहीं है, मैं नहीं पीता। ठीक है, तो ट्रायल रन की बात करो तो ट्रायल रन से जो भी सेल प्रोसीड्स आती थी, वो आपकी कॉस्ट से क्या हो जाती थी, माइनस हो जाती थी। ये वाली बातें आपको याद आ रही कि एफ आर से रिलेटेड? जी, याद आ गई? आ जाओ जी, बस इतनी सी ही तो बात करनी थी मुझे। देखो, कहता है इट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द असेसी एज रिड्यूस्ड बाय द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट, उस पोर्शन को कॉस्ट के वो माइनस कर दो जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी और पर्सन या फिर अथॉरिटी ने इनकर कर लिए हैं। बीच वाले ये तीन लाइन अभी एक सेकंड को छोड़ो, पर्टिकुलर्स पर आओ। कॉस्ट ऑफ द एसेट जो मेरी परचेसिंग प्राइस थी, अब जहां तक मेरे एसेट को पुट टू यूज तक लाने के लिए जो मैंने खर्चे किए, वेदर इट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रायल रन के एक्सपेंसेस जो होते थे, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस, या फिर जो भी मैंने जीएसटी वगैरह दिया है, अगर उस पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो ही ऐड होता था, अगर आईटीसी अवेलेबल है तो ऐड नहीं होता। और इंटरेस्ट जो मैंने एक्विजिशन ऑफ द एसेट का किया अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, ये इंडेस 23 के हिसाब से है, ये इंडेस 23 के हिसाब से है, और यहां से यहां तक ये इंडेस 16 के हिसाब से है। याद आ रहा है कि आप लोगों को? अच्छा, कुछ सब्सिडी वगैरह जो मिली है मुझे एक्विजिशन ऑफ द एसेट के लिए, याद करो, क्या ये मैंने माइनस करना था? यस, यही वाली बात तो यहां बोली थी पहली दो लाइन में। और दूसरी बात क्या है, अमाउंट जो रिसीव हुआ ऑन द सेल ऑफ द ट्रायल रन प्रोडक्ट्स, ये वाली बात कहां से आ रही थी? इंडेस 16 से आ रही थी। क्या क्या ये वाली सब कुछ चीजें एफ आर की नहीं है? जब ये सब माइनस कर दोगे तो यूल गेट व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट। अब इसी एक्चुअल कॉस्ट का तो वो कह रहा है कि आपको यहीं से तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और इसी एक्चुअल कॉस्ट का तो आपको 20% इधर एडिशनल डेप्रिसिएशन में लेना है। बोलो, क्या आप लोगों को ये वाली बातें आराम से समझ आ गई? अब मैं क्या ये तीन लाइन भी आपके साथ डिस्कस कर लूं? यस। सपोज करो मैंने कोई एसेट परचेज किया, ठीक है ना? अब वो एसेट को, उस एसेट का पेमेंट कुछ करना था, वो पेमेंट मैंने इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, मैंने वो पेमेंट कर दिया किसी एक इंडिविजुअल को, यानी कि इन अ सिंगल डे इन अ सिंगल पर्सन, यानी कि एक ही आदमी को एक ही दिन में मैंने कोई पेमेंट कर दिया, विच इज ग्रेटर देन व्हाट, 10,000 रुपीज, एंड अदर देन व्हाट, अदर देन अकाउंट पे चेक, अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर ईसीएस, या फिर ईसीएस। ओके, इन तीन को छोड़ के किसी भी अलग तरीके से मैंने 10,000 रुपीज से ज्यादा पेमेंट कर दिया, किसे, एक ही आदमी को एक ही दिन के अंदर अंदर, तो जो मैंने पेमेंट किया ना, वो एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, उसको एक्चुअल कॉस्ट नहीं माना जाएगा। समझे क्या? इतनी सी बात समझ आते हो? तो यानी कि अगर मैंने कैश में 10,000 से ज्यादा पे कर दिया एक ही आदमी को एक ही दिन में, अलग अलग दिन में किया कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आदमी को एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा अगर आप कैश में पे कर रहे हो, या फिर कोई भी मोड अदर देन दीज थ्री मोड्स, तो क्या हो जाएगा, तो आपकी वो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। अच्छा, पर यूपीआई वगैरह ये सब चलते हैं क्या? यूपीआई से पेमेंट कर दिया तो वो सब चलेगा क्या? हाँ जी, यूपीआई वगैरह चलेगा, बट इसमें मेरी एक बात सुनो, सुनो बहुत ध्यान से। शब्द क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट करेगा, आईसीआईबी इसी पर खिलता है, अकाउंट पे चेक। सुनो ना, अब मेरी बात यहां पर सुन लो ना जल्दी से। एक चेक ये है, एक चेक ये है, और एक चेक ये है।
यस, 3 चेक है, कौन सा अलाउड है? सर ये वाला अलाउड है, ये वाला अलाउड नहीं है, ये वाला अलाउड नहीं है। ये तो एक तरह से नॉर्मल चेक है, नॉर्मल चेक तो अलाउड है ही नहीं। ये वाले को कहते हैं हम सिर्फ क्रॉस्ड चेक। क्या कहते हैं हम? क्रॉस्ड चेक। इस पर अकाउंट पे ही लिखा नहीं है, तो यानी कि क्रॉस चेक है, ये भी अलाउड नहीं है। जिस पर क्रॉस करके बीच में अकाउंट पे ही ऐसे लिखा होगा वही अलाउ किया जाएगा, यही अकाउंट पे ही चेक होता है। क्रॉस चेक अलाउड नहीं है, नॉर्मल चेक अलाउड नहीं है, अकाउंट पे ही चेक अलाउड है। याद रखोगे कैश वाली बात तो क्रॉस चेक भी आ जाए ना, हाँ मत करना। नॉर्मल चेक भी आ जाए तो हाँ मत करना। अकाउंट पे ही चेक होगा तो ही अलाउड है, अदरवाइज अकाउंट अदरवाइज अलाउ नहीं है। समझे क्या? क्यों? क्योंकि पता है ये नॉर्मल चेक लेकर जाओगे या फिर क्रॉस चेक लेकर जाओगे, ऐसे अकाउंट पे ही नहीं लिखा होगा ना, तो आप इसको कैश में भी एनकैश करा सकते हो। ऐसे चेक्स को आप कैश में भी एनकैश करा सकते हो, ठीक है। बट अगर ऐसे अकाउंट पे ही लिख दिया होगा ना, तो आपको सीधा सीधा अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा, उसका आप कैश विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट कि आपको कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि अकाउंट पे चेक हुआ तो ही अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम अलाउ भी नहीं करेंगे। बोलो ना आप लोगों को, क्या ये भी क्लियर हो गया क्या? तो देखो ना क्या कहता है, इफ द असेसी इनकर, अगर असेसी इनकर करता है क्या कोई खर्चा फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट है, और जो उसका पेमेंट करता है किसको? एक ही आदमी को, एक ही दिन में, वो भी किसके थ्रू? अदरवाइज देन, यानी कि इनको छोड़ के, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ईसीएस, इनको छोड़ के, और जो पैसा है वो एक्सीड करता है 10,000 रुपीज से, तो जो खर्चा आपने किया ना वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बोलो क्या आप लोगों को ये वाली बात भी समझ आती थी? एक्चुअल कॉस्ट यहां तक तो देखो जनरल बात कर ली गई, ये तो जनरल बात थी। बट अब एक्चुअल कॉस्ट की कुछ स्पेसिफिक बात करेगा, यानी कि कुछ स्पेशल केसेस होंगे, उन स्पेशल केसेस में कहेगा बताओ इनमें एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। कुछ स्पेशल केसेस होंगे उनमें एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, तो यहां पर हमने स्पेशल केसेस लिखे और यहां पर एक्चुअल कॉस्ट की बात करी है। बोलो यहां से अब मैं आपको शुरू करूं क्या? देखो इसमें से आईसीआई यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछता है, यूजुअली इधर से आईसीआई क्वेश्चन नहीं पूछता, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कभी कभार एक आध एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड भी आ जाती है, तो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट यस इंपॉर्टेंट है, तो हमें पढ़ना तो पूरा पूरा है ही। बट मैं साथ ही साथ आप लोगों को एक आइडिया देता रहता हूं कि आपको 1.5 डेज में किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना है और किस पॉइंट पर थोड़ा कम फोकस करना है। देखो पढ़ते सब हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे 1.5 डे में किस तरह से अपना सिलेबस खत्म करना है। अगर आप शुरुआत से ही वही अप्रोच लेते हुए चलोगे ना, बहुत आराम से आप लोग कवर कर पाओगे, बहुत इजीली आप 70-80 प्लस आराम से डीटी में स्कोर कर पाओगे। पहला केस की हम बात करते हैं। देखो वैसे तो उन्होंने 13 सब पॉइंट 13 पॉइंट दिए हैं, और 13 वाला पॉइंट ना मैं करवाऊंगा 35 एडी के साथ, जब मैं सेक्शन नंबर 35 एडी पढ़ा रहा हूँ ना तब कराऊंगा। और मैं अब ये पॉइंट नंबर 1 ए छोड़ रहा हूँ जो कैपिटल गेन के साथ कराऊंगा। ये 2 पॉइंट छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को अभी करा रहा हूँ, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट है। देखो जब पॉइंट नंबर ए, जो ये पॉइंट नंबर 1 ए है ना, क्या ये मैंने सेम चीजें सेक्शन नंबर 28 में भी छोड़ी थी क्या? पॉइंट नंबर 12 और सेक्शन नंबर 28 ऐसी ही चीज छोड़ी थी, उसी सेक्शन के लिए छोड़ी हुई है, तो उसके साथ मैं करवा दूंगा 1 एपी, ठीक है ना। तो जब मैं वो सेक्शन नंबर 28 में कराऊंगा ना तो ये भी हो जाएगा, तो मुझे सब याद है कि मुझे कहाँ से क्या लिंक कराना है। तो डोंट वरी, जब मैं उधर आऊंगा ना कैपिटल गेन में, ये वाला चैप्टर जब ये वाला टॉपिक में करा रहा हूँ, तो मैं अपने आप ही आप लोगों को सेक्शन नंबर 28 पर भी ले आऊंगा और अपने आप ही इधर भी ले आऊंगा 1 ए पर, और सब कुछ मैं इंटरलिंक अपने आप करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझते हुए चलो, ठीक है ना। वैसे तो देखो इन्होंने दिए हैं 13 पॉइंट, बट एक्चुअली 13 नहीं है, 16 पॉइंट है। देखो अच्छे से ध्यान दो, 7 ए भी आया, 4 ए भी आया, 1 ए भी आया, तो यानी कि 3 पॉइंट ऐसे बढ़ गए, तो 13 + 3 कैसे करोगे, तो 16 आ जाएगा। तो 16 केसेस आपके पास ऐसे हैं जिसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसमें एक्चुअल कॉस्ट निकालने की बात ये करता है। तो देखो ना पहला कहता है एसेट प्रीवियसली यूज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च ब्रॉट इनटू अ नॉर्मल बिजनेस। मैंने कहा था कि अगर आप कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, सेक्शन नंबर 35 में मैं थोड़ा एक ग्लिम्स देकर आया था, हालांकि आज ही के सेशन में हम सेक्शन नंबर 35 देखेंगे भी, बट मैं ग्लिम्स देकर आया था। मैंने क्या कहा था, कोई भी आप एसेट जो यूज करते हो साइंटिफिक रिसर्च में, तो उस पर आपको 100% कॉस्ट की डिडक्शन मिल जाती है क्या? हाँ जी मिल जाती है। अब वही जो प्रोडक्ट, जो आपके एसेट था जो आप साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर रहे थे, जिसकी आपने 100% कॉस्ट की डिडक्शन भी ले ली थी, अब आप उसे रेगुलर बिजनेस में लेकर आ रहे हो, यानी कि वही एसेट को उठा के अब आप नॉर्मल बिजनेस में लेकर आ रहे हो। अब कह रहे हो तो बताओ नॉर्मल बिजनेस के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या?
अरे भाई उसी एसेट की आप ऑलरेडी 100% डिडक्शन ले चुके हो ना। उस एक एसेट की कितनी बार डिडक्शन लोगे सरकार से? ज्यादा नहीं देती ना सरकार, एक बार 100% दे चुकी है ना। तो इसलिए कहते हैं कॉस्ट भी आप जीरो मानना। जब कॉस्ट ही जीरो होगी तो उस पर कितना भी डिप्रिसिएशन लगा लो सब जीरो ही लगेगा। इसलिए कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट भी आपको निल माननी है, बिकॉज सारी की सारी डिडक्शन आप सेक्शन नंबर 35 में ऑलरेडी ले चुके हो। बोलो क्या आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो जाती है क्या? पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। पॉइंट नंबर वन है छोड़ दो, अभी क्या है मुझे नहीं पता। पॉइंट नंबर टू पर आओ, क्या कहता है? पॉइंट नंबर टू कहता है एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ विल, गिफ्ट और इनहेरिटेंस। वही एग्जांपल, कोई एक एसेट था जो आपके फादर इस्तेमाल करते थे, फादर ने वो एसेट अब आपको दे दिया है, अब आप इस्तेमाल करो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड ये, पर वो गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में आपके पास आया है, ठीक है। अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या? तो कहता है फादर के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? मैं कहा हाँ, उन्होंने 10 लाख रुपीज की खरीदी थी। तब से लेकर अब तक का सारा डेप्रिसिएशन लगा तो आज की रेट के हिसाब से, मतलब आज देखो अगर वो क्या थी, मशीनरी थी, मशीन पर आज रेट क्या चल रहा है? 15% चल रहा है ना, जनरल रेट 15% है, तो अगर तब से लेकर आज तक 15% की रेट लगा दो, 15% की रेट लगा दो, ठीक है। आपने 15% की रेट लगाई, बचा क्या? डब्ल्यू जो बचा वही आपके आपके हाथ में आज एक्चुअल कॉस्ट होगी। अब उस पर आप जो बचे हुए जो क्लोजिंग डब्ल्यू होगी उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते रहो, ठीक है। तो कहता है एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन उनको जो मिला हुआ है वो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बचा हुआ क्या है? नॉर्मली जो बचेगा आपको क्लोजिंग डब्ल्यू वही क्या होगी? वही आपको फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी और उसको आपको अपने बिजनेस में जोड़ना है। बोलो इतनी बात और समझ आ गई आप लोगों को? तो वन कंप्लीट, टू कंप्लीट, इजी था, कोई लॉजिक लगाना पड़ा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा नहीं, सब कुछ लॉजिकल है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉजिकल वे में चल रहा है। पॉइंट नंबर थ्री की बात करो, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एसेट एक्वायर करते हो इंटेंशन ऑफ टू क्लेम द हायर डेप्रिसिएशन। मतलब क्या? एसेट की कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज, मार्केट में चल रही है 10 लाख रुपीज, बट आपने कोई जुगाड़ करी और उससे कहते हो भाई 20 लाख रुपीज में मुझको ये एसेट बेचना। क्यों बेचना आपको 20 लाख रुपीज में एसेट? सपोज आपके पास कैश पड़ा हुआ था, आपको कैश भी ठिकाने लगाना था, ब्लैक मनी, ठीक है। तो ब्लैक मनी जब आपको कैश लगाना था ठिकाने, तो आपने कहा कि चल 20 लाख में बेचना मुझे, 20 लाख रुपए में ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, आपने एसेट खरीद ली मुझे 20 लाख रुपए में, ठीक है, दिखा दिया गया किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन घुमा के, अंडरस्टूड। एसेट की वैल्यू क्या थी? 10 लाख रुपीज। अच्छा 10 लाख रुपीज पे अगर आप डेप्रिसिएशन लेते तो 1.5 मिलता आपको डेप्रिसिएशन, 15% के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी मान के चल रहा हूं मैं, 1.5 लाख रुपीज मिलता डेप्रिसिएशन। यहां आप कितना मिलेगा? 3 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो यानी कि आपने एसेट को एक्वायर किया विद द इंटेंशन टू क्लेम दी हायर डेप्रिसिएशन, यानी कि आपने 1.5 लाख रुपीज का जो आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, आपने ज्यादा पैसे देकर उसको 3 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन आपने क्लेम करने की कोशिश करी है। क्यों करी है? सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांजेक्शन घुमाने के लिए और डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करने के लिए। तो इधर कहता है कि इधर आपका मेलिफाइड इंटेंशन है, इधर आप गलत सोच रहे हो, आपका मेलिफाइड इंटेंशन है। तो यहां पर जो है एक्चुअल कॉस्ट है ना, वो आपका एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, और असेसिंग ऑफिसर भी अकेला डिटरमाइन नहीं कर सकता, उसे भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे? जॉइंट कमिश्नर से, और जो भी जॉइंट कमिश्नर अप्रूवल देगा वही आपको फाइनल आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। और यूजुअली ये लोग क्या लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, जो भी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसी को एक्चुअल कॉस्ट बनाते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस 10 लाख को ही वो एक्चुअल कॉस्ट बना देंगे और उसी पर ही डेप्रिसिएशन देंगे, जिससे कि आप पर जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आप जो क्लेम कर रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा। बोलो ना पॉइंट नंबर थ्री भी क्या आप लोगों को क्लियर हो जाता है क्या? जल्दी से बताओ, पॉइंट नंबर थ्री भी क्लियर है? आगे बढ़ू? बताओ, आगे बढ़ जाओ। पॉइंट नंबर फोर की बात करते हो, रीएक्विजिशन ऑफ द एसेट सोल्ड। कोई आपका एसेट था जो आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर उसको रीएक्वायर कर लिया, यानी कि ए था, ए ने एक एसेट को बी को सोल्ड किया और बी ने वापस इसी को सोल्ड कर दिया, किसको? ए को। यानी कि इस ट्रांजेक्शन में सेल तो कुछ हुआ ही नहीं एक तरीके से। ए को, ए ने बी को बेचा, बी ने दोबारा से ए को ही बेच दिया, यानी कि ट्रांजेक्शन सिर्फ घुमाई गई है। क्या एक्चुअली में कोई एसेट सोल्ड हुआ? एक्चुअली में तो कोई एसेट सोल्ड ही नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांजैक्शन घुमा के हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की गई हो एसेट की। इसलिए सरकार कहती है रोको, लोअर लेंगे किसका? ए ने जब बेका था ना, ए ने जब बेका था ना, क्या उसकी डब्ल्यू थी? उसकी डब्ल्यू देखेंगे, साथ में ए ने जब खरीदा तब उसकी क्या प्राइस थी। यानी कि ए ने सपोज करो जब बेका था ना, यानी कि जब इधर से गया था, डब्ल्यू वॉज 10 लाख रुपीज,
खरीदा कितने में, 20 लाख रुपीज। अच्छा, यानी कि प्राइस बढ़ाने की कोशिश की गई है। ओके, सो ये 10 लाख रुपीज ही लिया जाएगा। सपोज ए ने बेचा था 10 लाख रुपीज में, बट खरीदा सिर्फ 9 लाख रुपीज में, इसका मतलब ये यूजुअल ट्रांजेक्शन थी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्राइस बढ़ाने की कोशिश नहीं की, इसमें डेप्रिसिएशन लेने की कोशिश नहीं की गई। तो ठीक है, जितने में आपने खरीदा है उतना ही हम आपकी क्या मान लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट मान लेंगे। तो लोअर बोला गया, लोअर एट द डब्ल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, जो ए ने बेचा था बी को, उसका डब्ल्यू देख लेंगे। और एक्चुअल प्राइस एट ऑफ द री एक्विजिशन, जब री एक्वायर किया उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, जो भी इनमें से लोअर होगा वही क्या माना जाएगा, वही आपका एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा इन द री एक्विजिशन वाले केस में। सेम फोर के जैसा ही, फोर ए है तभी वो ए है। ठीक है, उसमें क्या करा गया, अब देखो ना, यहां पर 4A क्या कह रहा था, अगर आप री एक्वायर करोगे एसेट सोल्ड को तो ये वाला प्रोविजन लगेगा। लोगों ने कहा री एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, सुनो ना, मैं री एक्वायर ही नहीं करता हूं तो क्या करूं, मैं कहता हूं मैं एसेट को परचेज करके उसको लीज बैक कर देता हूं, यानी कि ये बी वाले। अभी देखो 4 वाले पॉइंट में क्या हो रहा था, 4 वाले पॉइंट में ए वॉज द टारगेट। ठीक है, ए की तरफ से देखा जा रहा था कि ए के लिए डब्ल्यू क्या चाहिए और ए के लिए एक्विजिशन क्या है। अब 4A में बी को पकड़ लिया गया, बी कहता है, अच्छा आपने बी के लिए क्या कहता है, आपने कोई एसेट सोल्ड, आपने कोई एसेट परचेज करी थी और उसे लीज बैक कर दिया सेम पर्सन को जिससे आपने एसेट परचेज करी थी। वही वाला ट्रांजेक्शन है कि नहीं, यहां पर बी बी इसको सेल नहीं कर रहा, लीज कर रहा है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, लीज कर रहा है। इधर देखो ना, ए, यहाँ पे बी ए को क्या कर रहा है, लीज कर रहा है, सेल नहीं कर रहा। सेल करोगे तो 4 में फंस जाओगे। या सेल नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, लीज कर रहा है, तो इसलिए 4A लेकर आया गया। अच्छा, लीज करेगा तो जल्दी से बताओ ना, क्या ये री एक्विजिशन की कोई एक्चुअल प्राइस आपके पास होगी क्या, क्या री एक्वायर हुआ क्या एसेट, नहीं हुआ ना, एक्चुअल प्राइस तो होगी नहीं, तो क्या बताओ, ये वाला पॉइंट तो हट ही गया। तो बचा क्या, डब्ल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, यही बचा कि नहीं बचा। वही तो कह रहा है, देखो डब्ल्यू ऑफ द टाइम ऑफ द लीज प्रीवियस ओनर, यानी कि ए के हाथ में क्या डब्ल्यू थी, वही इधर भी आपके हाथ में डब्ल्यू एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। बोलो ना, समझ आया क्या, लॉजिकल है कि नहीं। 4 और 4A बात वही कर रहा है, बट 4A में रीएक्विजिशन होगा ही नहीं। जब रीएक्विजिशन है ही नहीं तो क्या बचा, डब्ल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि डब्ल्यू जो ए के हाथ में थी, जो प्रीवियस ओनर के हाथ में थी, वही अब आपके हाथ में क्या हो जाएगी, डब्ल्यू हो जाएगी। यानी कि ए के हाथ में वही वाली बात करेगा वो, दैट्स इट। यानी कि बी के हाथ में भी यही आपका डब्ल्यू कहलाई जाएगी। बोलो, समझ आया क्या। 4 और 4A इजी है, इजीली कंप्लीट हुआ, 1 कंप्लीट हुआ, 2 3 4 4A इजीली वे में समझ आ गए। ठीक है, आगे बढ़ो, 5 की बात करो। 6 7 7A ये तीनों एक जैसे हैं, देखते हैं। 5 की बात करते हैं। बिल्डिंग जो आप पहले अदर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, अब आप उसे बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करने लगे। मतलब क्या है, कोई बिल्डिंग थी जो मेरा पर्सनल बिल्डिंग थी, मेरे नाम पर थी, मैं अब उसको बिजनेस के लिए यूज करने लगा हूं। जब मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता था तब मुझे क्या उस पर डेप्रिसिएशन मिलता था क्या, क्या पर्सनल पर्पस पर डेप्रिसिएशन मिलता है क्या। अरे डेप्रिसिएशन की फर्स्ट लाइन याद करो, कंडीशन थी, कंडीशन में लिखा था इट शुड बी फॉर द यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे एक्टिव हो या पैसिव यूज हो, पर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पर मैं तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा था, डेप्रिसिएशन मुझे मिलता क्या। बट अब मैं उसे बिजनेस में लेकर आया हूं, क्या मेरे को डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, अब मिलेगा। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन, पर सुनो ना, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग पर काम आता है। प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इन पर काम आता है क्या, नहीं। पॉइंट नंबर 5 किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए। पहली बात इतनी क्लियर रखो। सेकेंड बात, तब मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था क्योंकि वो पर्सनल पर्पस लिए था। पर क्या मुझे अब डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, हाँ जी, अब मुझे तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ठीक है, पर एक बात सुनो ना, तब मिलता नहीं था, अब मिलता है। बट तो मेरी डब्ल्यू क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी। तो कह रहा पहले आपकी कॉस्ट क्या थी, 10 लाख रुपीज। अच्छा, तब डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था ना, तो आज तक का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर लो। बचा हुआ जो डब्ल्यू होगी ना, वही आपकी आज एक्चुअल कॉस्ट कहलाई जाएगी, आज वही एक्चुअल कॉस्ट कहलाई जाएगी। यानी कि देखो, ओरिजिनल जो कॉस्ट थी उस पर पहले डेप्रिसिएशन तो मिलता नहीं होगा, इसलिए शब्द बोला गया नोशनल डेप्रिसिएशन, कि मान लो कि इतना वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी है आज की रेट के हिसाब से। किस रेट के हिसाब से, आज की रेट के हिसाब से, एट द करेंट डेप्रिसिएशन रेट। अनलाइक पॉइंट नंबर एक्सप्रेशन नंबर 11, व्हाट इज 11 हम जब आएंगे तब देखते हैं। ठीक है ना, तो नोशनल डेप्रिसिएशन लेकर, यानी कि अज्यूम कर लो, इट इज नॉट अ एक्चुअल डेप्रिसिएशन, इट इज अ नोशनल डेप्रिसिएशन, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इतना हमें डेप्रिसिएशन मिल चुका होगा इतने ईयर में, तो बची हुई मेरी इतनी कॉस्ट है, यही कॉस्ट को अब मैं क्या बनूंगा,
यही मेरी WDV है, इसी को एक्चुअल कॉस्ट मान लूंगा और इस पर अब आगे से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करूंगा। तो पॉइंट नंबर 5 भी आपको क्लियरली समझ आता है, बट कब की रेट देखनी है? आज की रेट। आज की रेट के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए? इतनी बात। अब पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? अगर कोई कैपिटल एसेट का जो ट्रांसफर कौन कर रहा है? होल्डिंग कंपनी कर रही है अपनी 100% सब्सिडरी को, या फिर अपनी 100% सब्सिडरी ट्रांसफर कर रही है होल्डिंग कंपनी को। इन दिस केस ये सेक्शन नंबर 47 में एग्जाम्प्ट होता है और कहता है कि इट इज नॉट अ ट्रांसफर। वो वाली बात हम बाद में देखेंगे। बट आपको क्या ये वाला पॉइंट याद है? क्या ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 4 याद है? इनमें क्या हुआ था? जो ट्रांसफर कर रहा था उसके हाथ में जो WTV थी, दूसरे के हाथ में वही एक्चुअल कॉस्ट बन रही थी। बन रही थी कि नहीं बन रही थी? देखो ना, सेम यही है। तो कहता है कॉस्ट और WTV टू द ट्रांसफरर कंपनी, वही आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट। सेम देखो, अगर ट्रांसफर कर रहे हो कोई एसेट अमलगामेटिंग कंपनी से अमलगामेटेड कंपनी को, तो जो भी अमलगामेटिंग कंपनी के हाथ में WTV थी वो आपके हाथ में WTV हो जाए, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी बन रही है, तो जो डीमर्ज कंपनी के हाथ में WTV थी वो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। बोलो ना, क्या आप लोगों को ये तीनों चीजें समझ आ रही है? सेम लॉजिक से जो ऊपर आप लोग ऑलरेडी पॉइंट नंबर 2 और 4 में देख चुके हो, सेम लॉजिक आप 6 7 8 में 6 7 और 7 में लगा पाए? इजी था? इनमें कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। आ जाओ, पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 8, एसेट एक्वायर्ड आउट ऑफ द बोरोड फंड। यानी कि मैंने कोई एसेट एक्वायर किया, कौन से फंड से? लोन लेकर मैंने कोई एसेट को एक्वायर किया है। तो जो भी उसका इंटरेस्ट लगता था अप टू द पुट टू यूज, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनता था कि नहीं बनता था? एज पर इंड एस 23, जो मैं जस्ट अभी आप लोगों को समझा कर भी आया। यहाँ पर देखो ना, क्या मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा के आया कि फर्स्ट पुट टू यूज से जो भी चीज होगी, जो भी इंटरेस्ट होगा, वो आप कैपिटलाइज करोगे कि नहीं करोगे इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट? करोगे ना? यस। यही वाली बात तो देखो मैंने यहाँ भी लिखी थी आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होगा फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ एसेट, वो आपकी पुट टू यूज तक कैपिटलाइज होगा। यस, कैपिटलाइज होगा एज पर इंड एस 23। ठीक है, बट इसमें कुछ नोट्स भी हैं। आ जाओ नोट्स पर। एक्सप्रेशन नंबर 8 के कुछ नोट्स देखते हैं जो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड है। हम कह रहे हैं एसेट से लिया हुआ जो भी लोन है, जो फर्स्ट पुट टू यूज तक के लिए है, अप टू द डेट, यानी कि जब तक आपकी एसेट जब तक पुट टू यूज नहीं होती, तब तक का सारा इंटरेस्ट ऐड हो जाता है एक्चुअल कॉस्ट में। हाँ समझ गए, कैपिटलाइज हो गया। बट अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया आफ्टर द पुट टू यूज एज वेल, मैंने एसेट को पुट टू यूज कर लिया, बट उसके बाद भी आफ्टर द डेट एज वेल मैं उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं क्योंकि लोन अभी चल रहा है, तो वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है और उसको आप पीएनएल में डायरेक्टली डेबिट कर सकते हो। उसको आप पीएनएल में डेबिट करोगे, बट अप टू द फर्स्ट पुट टू यूज आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक्चुअल कॉस्ट में ही रखना पड़ेगा। समझे क्या? Now, sale price of the product generated from the test run should be reduced from the such asset। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या, कि मैंने कोई टेस्ट रन करा था, टेस्ट रन से कोई प्रोडक्ट जनरेट हुआ, उस पर कोई सेल प्राइस आई, तो वो आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी। ये वाली बात मैं आप लोगों को यहाँ भी समझा चुका हूँ इंडिया 16 के हिसाब से। ये जो ट्रायल रन होता है, ट्रायल रन से रिलेटेड जो मेरी कोई भी सेल प्रोसीड्स होगी, वो आपको एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करनी पड़ती है। क्या क्या यही वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है क्या? ये तीनों बात एक्चुअली आप लोग इंडिया 16 और इंडिया 23 में भी पढ़ते हो। सेम ये तीनों बातें आप इंडिया 16 और 23 में भी पढ़ते हो। समझे? इजी होगा। आ जाओ, पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। देखो मैं आप लोगों को बताया था कि नहीं, कि जब तक आईटीसी नहीं मिल रहा, ड्यूटी इन विच आईटीसी क्लेम कैन नॉट बी अलाउड, विच वही आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनता है। अगर आपको आईटीसी किसी एसेट पे ऑलरेडी मिल रहा है, तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। ये आप लोग बहुत बचपन से सीखते आ रहे हो। सेम बात आप इंडिया 16 में भी सीखते हो। सेम बात आप इंडिया 16 में भी सीखते हो कि जब तक आईटीसी, जिस एसेट का आपको आईटीसी मिल गया, उस पर आपको कोई और डिडक्शन नहीं मिलता। यानी कि जब आईटीसी मिलता है ना, तो डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है। जब आईटीसी मिल रहा है तो डेप्रीसिएशन नहीं मिलता है। इसीलिए आपको ये वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं बनाता। एक्चुअल कॉस्ट नहीं बनाता तो आपकी कोई डेप्रीसिएशन भी नहीं मिल पाता है। अंडरस्टूड? नाउ पॉइंट नंबर 10, गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी।
गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी। तो देखो मैंने ऊपर क्या कहा था कि कोई भी आपको एसेट एक्विजिशन ऑफ एसेट से रिलेटेड कोई भी ग्रांट और सब्सिडी मिल रही है तो आप माइनस करोगे। बट सपोज करो एसेट एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं मिल रही, मुझे किस चीज से रिलेटेड मिल रही है, कोई भी मुझे सपोज करो किससे रिलेटेड मिल रही है, कोई खर्चा करने के लिए मुझे क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, खर्चा करने के लिए सब्सिडी मिल रही है। एसेट खरीदने के लिए मिल रही होती तो मैं कहूंगा कि सब्सिडी जो मुझे एसेट खरीदने के लिए मिलती है ना, वो एक्चुअल कॉस्ट से रिड्यूस हो जाती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ा कर आया, एक्चुअल कॉस्ट से रिड्यूस हो जाती है। बट सपोज करो वो जो सब्सिडी मुझे मिल रही है वो कोई खर्चा करने के लिए मिल रही है, एसेट खरीदने के लिए नहीं मिल रही। तो जो खर्चा करने के लिए मुझे जो सब्सिडी मिलती है ना, उसका मैं क्या करूंगा बताओ, वो मेरी पीजीबीपी इनकम मान ली जाएगी और इस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे सरकार ने मुझे वो दिया हो, चाहे सरकार ने मुझे क्या दिया हो, बेनिफिट दिया हो सब्सिडी का, फिर भी वो मेरे लिए टैक्सेबल होगी। अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी दैट। तो कहता है कोई भी सब्सिडी मिली हो, ग्रांट मिली हो, कैश इंसेंटिव मिला हो, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला हो या फिर वेवर मिला हो, किसी ने भी दिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो या फिर उनकी अथॉरिटी ने दिया हो, अदर देन रेफर्ड इन एक्सप्लेनेशन 10, यानी कि एसेट को छोड़ के किसी और तरह के लिए मिला है, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बट और बात क्या कहता है, दो बातें और इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई लोन और सब्सिडी, सॉरी कोई ग्रांट और सब्सिडी मिली है, किससे, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से। कौन सा ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, पर जिसको कॉर्पस फंड कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यानी कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, पर उसको फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको फंडिंग प्रोवाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती है। बट अगर कोई फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट दे रही होगी, तो वो आपकी इनकम का पार्ट बनता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, our provisions are not applicable on the LPG subsidy or any other subsidy, welfare subsidy to the individuals। अरे अगर मैं इंडिविजुअल्स की ही बात करूंगा कि इंडिविजुअल्स को जो गैस सिलेंडर्स पर क्या मिलता है, घर के जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उस पर सब्सिडी मिलती है ना, और अदर सब्सिडीज भी मिलती है, उज्ज्वला योजना के थ्रू और कई अलग अलग योजनाओं के थ्रू, उसको अगर वेलफेयर सब्सिडीज मिल रही हैं, पर मिल किसको रही है, इंडिविजुअल्स को मिल रही है। अगर इंडिविजुअल्स को मिल रही है तो पीजीवीपी का तो पार्ट ही नहीं है ना वो, अरे पीजीपी का पार्ट ही नहीं है, तो वो इधर एप्लीकेबल भी नहीं होता, एलपीजी सब्सिडी और अदर वेलफेयर सब्सिडीज वो यहाँ पर नहीं बनते। अंडरस्टूड, पॉइंट नंबर 10 में डन। पॉइंट नंबर 11 पर आओ। कहता है एसेट ब्रॉट इनटू इंडिया बाय एनआर फॉर यूज इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब क्या कहता है, एनआर इंडिया में अपने कोई एसेट लेकर आया, कहां से, फॉरेन से, अपने बिजनेस और प्रोफेशन में करने के लिए, यानी कि इंडिया में उसका बिजनेस और प्रोफेशन है, तो वो अपने बाहर से कुछ एसेट लेकर आता है इंडिया में, तो वो कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट ले लो कितने का था, ठीक है, उसमें से हम मानेंगे हमारे हिसाब से क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। देखो फॉरेन में लगाओ नहीं लगाओ हमें क्या पता भाई, हमें तो डेप्रिसिएशन लगाना है ना, तो एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, उसमें से हम डेप्रिसिएशन हम माइनस करना पड़ेगा, जो आएगा अमाउंट वही हमारे लिए एक्चुअल कॉस्ट बनेगा। बट पता है एक बात देखो, पॉइंट नंबर 5 में हमने क्या कहा था, करंट रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना, नोशनल डेप्रिसिएशन भी जो लगाओगे वो करंट डेट के हिसाब से लगाना, ठीक है। बट पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 11 कहता है करंट रेट नहीं, जो उस समय की रेट्स थी उस हिसाब से लगाना। अगर मेरे 5 साल पहले का एसेट था, वो 5 साल पहले एसेट खरीदा था, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन उस समय की रेट के हिसाब से लगेगा। सपोज करो 5 साल पहले डेप्रिसिएशन का रेट था एक एसेट पे, सपोज एसेट इज अ प्लांट एंड मशीनरी, तब प्लांट एंड मशीनरी पे था सपोज 5%, तो उस साल का 5% लेना, अगली साल हो गया था 10%, तो इसका 10% लेना, फिर हो गया था 15%, तो 15% लेना, फिर हो गया था 10%, फिर 10% ले लेना, फिर आके हो गया 15%, तो इस साल फिर 15% लेना। तो जो रेट थी उस समय पर उसका रेट की डेप्रिसिएशन लेते हुए चलना। फाइनली ये आपको आ जाएगी डब्ल्यू, यही डब्ल्यू आपकी क्या बनेगी, यही डब्ल्यू आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो ना क्या कहता है, एक्चुअल कॉस्ट जो थी जितने में हमने खरीदा था, उसमें मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट इन फोर्स as if the asset was used in India from the date of acquisition, from the date of acquisition से जो भी हमारी रेट इन फोर्स थी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ। ब्रैकेट में मैंने इजी में भी लिख दिया है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर्स विल बी टेकन, जो जो उसके रिस्पेक्टिव ईयर की डेप्रिसिएशन थी वो मैं लूंगा, उस हिसाब से मेरे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर 5 में मैं क्या कर रहा था, जो मेरी आज की रेट थी करंट रेट, उस हिसाब से मैं डेप्रिसिएशन ले रहा था, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी लिख दिया अनलाइक एक्सप्लेनेशन नंबर 11, बिकॉज एक्सप्लेनेशन नंबर 11 में कुछ अलग बातें हो रही हैं।
पॉइंट नंबर 12, सेम पॉइंट नंबर 12 है जो 677A में बात करी ना, वही पॉइंट नंबर 12 में बात कर रहे हैं। क्या कहता है कि अगर कोई मेरी एओपी बीओआई है वो कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है, यानी कि कोई भी एसेट जो कैपिटल एसेट है एक्वायर करते हो अंडर द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएससी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, तो जो एओपी बीओआई है हमारी कॉर्पोरेट जो हमारी आरएससी, वो अब कंपनी बनने जा रही है, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो इस केस में क्या कहते हैं कि जो डब्ल्यू है जो कॉस्ट है, ठीक है, किसके हाथ में, एओपी बीओआई के हाथ में, क्योंकि वहीं से तो कंपनी बन रही है, तो ट्रांसफरर के हाथ में जो भी कॉस्ट है वो क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। बोलो ना, क्या 677A के हिसाब से ही सेम 12 था क्या, सेम लॉजिक्स के बेसिस पर। बाकी आप लोगों के सारे एक्चुअल कॉस्ट इन द स्पेशल केसेस समझ आ गए, टेल मी दैट, सारे स्पेशल केसेस आपको समझ आ गए, यहां तक समझ आ गए। मैं एसएलएम मेथड अभी आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। एसएलएम से पहले जस्ट आई वांट आप 1 मिनट दो, 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट ले लो, पर 2 मिनट लेके ना पूरा का पूरा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, जल्दी से 2 मिनट लेके पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूँ, रिवाइज कर लो, उसके बाद डेप्रिसिएशन, मेरा डब्ल्यूडीबी मेथड खत्म हो गया, पूरा का पूरा डब्ल्यूडीबी मेथड खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को एसएलएम मेथड पर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले जस्ट इसको एक बार देख लो। यस, सो आगे बढ़े अब, चलो आ जाओ। डेप्रिसिएशन अंडर द एसएलएम मेथड, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ एक तरह की कंपनी है, वो कंपनी को ऑप्शन है कि चाहे आप डब्ल्यूडीबी यूज कर लो या फिर एसएलएम यूज कर लो, बाकी सारी कंपनीज को एस डब्ल्यूडीबी मेथड ही यूज करना है, एसएलएम उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो कंपनी क्या थी, पावर बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें देखो काम क्या है, आइदर यू आर जनरेटिंग द पावर और जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर,
only distribution is here or not? Tell me that. Only distribution is here? No. Only transmission is there? नो. बट फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, वेदर तुम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन करो, जनरेशन करो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो, चलेगा क्या? चलेगा. बट एसएलएम मेथड में इधर डेप्रिसिएशन में क्या है, या तो आप सिर्फ जनरेशन ऑफ पावर कर रहे हो या फिर जनरेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रहे हो, तो ही आपको ऑप्शन है, या तो आप एसएलएम चूज कर लो या फिर डब्ल्यूडीवी चूज कर लो. आप कोई भी एक मेथड आप चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है. पहली बात ये क्लियर होती है कि एंटिटी कौन कौन सी होनी चाहिए. मेरा एसएससी, जो मेरा असेसी है, वो क्या एंगेज, किस काम में एंगेज होना चाहिए? या तो जनरेशन ऑफ पावर होना चाहिए या फिर जनरेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए. बोलो क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ आ जाती है? हाँ जी. ये ऑप्शन आपको कब चूज करना है? रिटर्न ऑफ इनकम भरने से पहले पहले आपको ये चूज करना है. और एक बार अगर आपने जो भी चूज कर लिया, अगर आपने एसएलएम चूज किया, हमेशा अब आपके लिए एसएलएम चलेगा. अगर आपने डब्ल्यूडीवी चूज किया तो अब आपके लिए हमेशा डब्ल्यूडीवी ही चलेगा. तो हर आगे आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए वही एप्लीकेबल होने वाला है. इतनी बात समझ आती है. पॉइंट नंबर बी अभी हम समझते हैं. पॉइंट नंबर सी हम कैपिटल गेन में समझेंगे, क्योंकि ये इंटरलिंकिंग वाला पॉइंट है. ठीक है ना? ये आपको बाद में समझ आएगा. अभी यहाँ पर नहीं भी समझोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बट फिर भी 50A से रिलेटेड में एक चीज, एक हिंट जो भी ये कहना चाहता है, वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी सी इसी सेक्शन में दे भी दूंगा. देखो ना, पॉइंट नंबर बी और सी इसी हिसाब से. इसमें देखो टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट चार्ट की बात की है, उसमें 50A की. इस वाले एग्जांपल में ना मैं तीनों चीजों को आपको अभी समझा देता हूं. ठीक है ना? हालांकि इंटरलिंकिंग कैपिटल गेन में आपको दोबारा से मिल जाएगी. तो इस वाले क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूं किधर, अपनी कॉपी में. और इस वाले क्वेश्चन को ना हम करेंगे लिखकर सॉल्व. इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे लिखकर सॉल्व. निकाल लो भैया अपनी अपनी कॉपीज और लिखकर सॉल्व करने के लिए हो जाओ तैयार. लिखकर सॉल्व करने के लिए हो जाओ तैयार. देखो आ जाओ. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. कहता है एक्चुअल कॉस्ट मेरी एसेट की क्या है? 1 लाख रुपीज. जिसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स. और अब 3 साल बीत चुके हैं. 3 साल बाद में वो एसेट को क्या कर रहा हूँ? सोल्ड कर रहा हूँ. कितने में? 50,000 में, 80,000 में और 120 में. ठीक है. अब इसके बीच का डिफरेंस समझना बहुत आसान है, समझो. मैं अब मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज है, मुझे डब्ल्यूटीवी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है मुझे. तो एक्चुअल कॉस्ट में से मैं अगर डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ माइनस कर दूंगा तो मेरे को डब्ल्यूडीवी मिलेगा क्या? पढ़ के आए यही वाली चीज. तो पहले तो भाई मैं डब्ल्यूडीवी निकालूंगा, क्योंकि मेरा एसेट अब सोल्ड हो रहा है. तो फाइनली मैं डब्ल्यूडीवी निकालने की कोशिश करता हूँ. तो देखो डब्ल्यूडीवी क्या कहता है. डब्ल्यूडीवी कहता है कि मेरी 1 लाख रुपए की एक्चुअल कॉस्ट थी. इसमें से डेप्रिसिएशन मुझे कितना मिला होगा? 1 लाख रुपए का एसेट था, 10 साल की लाइफ थी, 3 साल बीत चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड होगा. क्यों? क्योंकि हम एसएलएम मेथड पर कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगने वाला है. तो मेरे पास डब्ल्यूडीबी बनने वाली है 70,000 रुपीज की. 70,000 रुपीज की चीज थी. यानी कि मेरे पास एक एसेट है, जो उसकी एसेट की वैल्यू है 70,000 रुपीज. वो 50 में भी सेल हो गया. एक केस है 50 में सेल हुआ तो क्या, एक केस है 80 में सेल हुआ तो क्या, और एक केस है 120 में सेल हुआ तो क्या. आ जाओ इस पर है ना सॉल्व करते हैं. तीनों केसेस को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि तीनों केसेस में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे और तीनों केसेस में किस तरह से सॉल्यूशन बनता है. ठीक है. दिस इज गोइंग टू दिस इज गोइंग टू बी दिस. ठीक है. चलो पर्टिकुलर्स की बात करता हूं मैं. और एक केस है अगर वो 50,000 में सोल्ड होता है, एक केस है 80,000 में सोल्ड होता है, और एक केस है 120,000 में सेल होता है. तो देखो डब्ल्यू डीवी ऑफ द एसेट क्या थी? 70,000 रुपीज. 70,000 रुपीज. 70,000 रुपीज. सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? 50,000 रुपीज. 80,000 रुपीज. 120,000. 120. ओके. 120,000. देन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? समझो. यहां पर मैं कह रहा हूं, इस वाले केस को समझो. द सरकार इस केस में देखो सरकार क्या कह रही है. केस ए, केस बी और केस सी. अभी इग्नोर करो, इन दोनों केसेस को इग्नोर करो. यहां कुछ लिखा हुआ इग्नोर करो, सिर्फ इधर इधर फोकस होना चाहिए. समझो. सरकार कह रही है कि हमने आपको जो डेप्रिसिएशन दे के ना 3 साल के बाद में आपके एसेट की वैल्यू हम लेकर आए 70,000 पे. पर मार्केट में उस एसेट की वैल्यू ज्यादा गिर गई, और मार्केट में उस एसेट की 50,000 से ज्यादा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है. ठीक है. यानी कि हमने आपको कम डेप्रिसिएशन दिया,
हमें कायदे से मार्केट के हिसाब से डेप्रिसिएशन देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, बट हमने आपको कम डेप्रिसिएशन दिया। हमने आपको सिर्फ 30 का डेप्रिसिएशन दिया, इसलिए आपकी वैल्यू 70,000 पहुंची। अगर हम आपको 50 का डेप्रिसिएशन देते थे तो आपकी वैल्यू 50 तक पहुंच जाती, और आप जितने मार्केट में वैल्यू चल रही थी आप उतने पर ही टैक्स देते, आप उतने पर ही सोल्ड करते। तो यानी कि डिफरेंस कहां आया, हमने आपको कम दिया डेप्रिसिएशन, हमने आपको 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दिया कम। जो डिफरेंस आ रहा है ये 20,000 रुपीज, यानी कि हमने इतने का आपको दिया कम डेप्रिसिएशन, जबकि ज्यादा देना चाहिए था क्योंकि मार्केट में वैल्यू ज्यादा गिर गई है। तो जब हम टर्मिनेशन पर, यानी कि जब हम एसेट को टर्मिनेट कर रहे हैं, जब हम एसेट को सोल्ड कर रहे हैं, उस समय पर जो हम डेप्रिसिएशन देते हैं ना, जो हम डेप्रिसिएशन देते हैं ना, उसको हम कहते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। यानी कि एज अ डेप्रिसिएशन जो हम एसेट को टर्मिनेट करते समय दे रहे हैं, उसको कहते हैं एडिशनल, उसको कहते हैं टर्मिनेशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और ये आपका माइनस होता है एज अ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये हमने माइनस कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सिर्फ इस पर फोकस करना, इस पर, इसको और इसको भूल जाओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एसेट की वैल्यू सरकार ने गिराकर कर दी 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज, बट सेलिंग प्राइस कितनी है? 80,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? यानी सरकार कह रही है कि मैंने आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन दे दिया। एसेट की वैल्यू देखो ना, एसेट की वैल्यू क्या थी? 80,000 रुपीज, बट मैंने आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन देके उसकी वैल्यू क्या कर दी? 70,000 रुपीज कर दी। तो गलत हो गया। यानी कि 10,000 रुपए मुझे, मैंने गलत डेप्रिसिएशन दे दिया आपको भाई। 10,000 रुपए पर तो मुझे ज्यादा टैक्स ले लेना चाहिए था, पर मैंने उसे डेप्रिसिएशन देके गलती कर दी। तो सरकार कहती है ये 10,000 रुपीज है ना, ये जो बैलेंस 10,000 रुपीज है ना, इस पर मुझे चार्ज करना चाहिए था, इस पर मुझे टैक्स चार्ज करना चाहिए था। तो इसको कहते हैं हम बैलेंसिंग चार्ज। इसको क्या कहते हैं? बैलेंसिंग चार्ज। यानी कि सरकार यहां पर कह रही है कि हमने ज्यादा का डेप्रिसिएशन दे दिया, मुझे देना कम का डेप्रिसिएशन चाहिए था। तो इस केस में कह देंगे क्या कि इट इज गोइंग टू बी अ बैलेंसिंग चार्ज। क्या ये वाली बात भी आप लोगों को समझ आती है? अब इंटरेस्टिंग है थर्ड वाला पॉइंट। समझो इधर इंटरेस्टिंग कौन सा पॉइंट है? थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है? देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहता है कि 70,000 की मैंने कॉस्ट कर दी। ठीक है, सेल आउट कितने का हुआ? 120 का। यानी कि आपकी कॉस्ट, आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी 1 लाख रुपीस, आपकी एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा का सेल आउट हो गया। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। यहां समझो यहां क्या हुआ, यहां देखो यहां क्या हो रहा है। सरकार कहती है देखो हमसे गलती कितने की हुई। जैसे पॉइंट नंबर बी में भी गलती हुई थी, पर गलती कितने की हुई थी? 10,000 की ना, कि 10,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन दे दिया। सरकार कहती है हमसे गलती कितने की हुई? सरकार कहती है जितने का मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन दे दिया उतने की तो गलती हुई। और डेप्रिसिएशन मैंने दिया कितने का? मैंने तो डेप्रिसिएशन 30,000 का दिया, यानी कि 30,000 की मुझसे गलती हो गई। यानी कि सरकार कहती है अप टू, ये तो एसेट पर डेप्रिसिएशन मिलना ही नहीं चाहिए था, मैंने तो गलती से डेप्रिसिएशन दे दिया, क्योंकि ये एसेट तो डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं, अप्रिशिएटिंग एसेट है। गलती से डेप्रिसिएशन दे दिया। तो सरकार कहती है अप टू द एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट? कितना अप टू द एक्चुअल कॉस्ट? 30,000 रुपीज। और ओवर एंड अबव, ओवर द एक्चुअल कॉस्ट, ओवर द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये कितना हो गया? 20,000 रुपीज। क्योंकि 1 लाख तक तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी ही, 1 लाख तक की तो एक्चुअल कॉस्ट थी। सरकार से गलती हुई कितने की? 30,000 रुपीज की। बट एक मिनट, 1 लाख तक ही तो हुआ ये, पर बेका तो आपने 120 में है। एसेट की वैल्यू चलो मैं 30,000 तक ले आऊंगा, और मैं कह दूंगा चलो मुझसे गलती हुई थी ना, सरकार कह रही है मुझसे गलती हुई थी ना, ठीक है, तो मैं इसको एज अ बैलेंसिंग चार्ज मान लेते हैं, बैलेंसिंग चार्ज मान लेते हैं। क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में भी तो यही माना था, सेम बेसिस पर, सेम लॉजिक पर हम कह रहे हैं ठीक है 30,000 बैलेंसिंग चार्ज, बट ओवर एंड अबव द एक्चुअल कॉस्ट आपकी एसेट सोल्ड हुई है, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। इसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल गेन्स कहते हैं। और ये जाता है आपका सेक्शन नंबर 50A के हिसाब से टैक्स होता है, सेक्शन नंबर 50A के हिसाब से जाके टैक्स हो जाता है। बोलो क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ आती है? 50A भी क्या कहता है वो सब हम बाद में देखेंगे, शॉर्ट टर्म वगैरह क्या होता है देखेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में। बोलो क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ आ जाती है? बताओ। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ देखो इसको क्या कहता है यहाँ पे, यही सेम 20,000, 10,000 एंड 50,000 रुपीज। 50 के भी दो बाइफर्केशन, 30 और 20, जो हमने यहाँ किया हुआ है 30 और 20।
ठीक है, आ जाओ देखो। केस नंबर ए, यहाँ कहता है जो 20,000 है ना, वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी सेक्शन नंबर 32 में जाके आप एसएलएम बेसिस पर आप इसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेना। सेक्शन बी, केस बी क्या कहता है, ये तो प्रॉफिट है, बैलेंसिंग चार्ज में है, ये तो टैक्सेबल होगा एज पीजीपी। यही वाली बात मैंने करी थी। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, 30,000 जो है अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, वो तो बैलेंसिंग चार्ज है, और जो बचा 20,000 है ना, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता आपका सेक्शन नंबर 50 ए के हिसाब से। बोलो ना, क्या यही वाली बात मैंने करी हुई थी विद लॉजिक? आप लोगों को क्या ये वाला एग्जांपल समझ आ गया क्या विद लॉजिक? अरे, विद लॉजिक आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझ आ गया क्या? ये हटेगा भी नहीं क्या? छोड़ो। बोलो, क्या विद लॉजिक आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझ आ गया? अंडरस्टूड? अब मैं सेक्शन नंबर 50 की तरफ बढ़ जाऊं क्या? सेक्शन नंबर 50 की तरफ बढ़ने का मेरा मन तो कर रहा है, बट थोड़ा सा ब्रेक ले लो। इसको एक बार एग्जाम्पल को देख लो। मैं एक बार एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट को एग्जाम्पल देख लो एक बार, अगर रिकॉल करना हो तो। ये वाला एग्जाम्पल 1 मिनट देख लो। उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक ऑफ 5 to 7 मिनट्स। ब्रेक लो, उसके बाद मिलते हैं। पर अभी 2 मिनट अभी जा नहीं रहे। अभी 2 मिनट इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखो और इसको नोट करो। नोट करने का समय दे रहा हूँ 2 मिनट, उसके बाद वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। ओके, ब्रेक ले जाएंगे, पर अभी 2 मिनट पहले इस एग्जाम्पल को लिखो, एब्जॉर्व करो, और खुद से ट्राई करना। अपनी जब कॉपी में लिखो ना, तो ट्राई करना कि खुद से इसको सॉल्व करते हुए लिखो। ओके, अंडरस्टैंडिंग तभी अच्छे से बनेगी। चलिए जी, सो अभी आप लोग जाइए ब्रेक पर, एंड देन हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन में, 4B में। और इसको हम सेक्शन नंबर 50 से शुरुआत करेंगे, 2-3 सेक्शन और करेंगे, सेक्शन नंबर 35 तक पढ़ेंगे, एंड देन विल बी ओवरिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में।